नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट श्रृंखला में क्वांटम टेक्नोलॉजी है, डार्क नेट है और यानी कि काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टस है, एज एज कंप्यूटिंग है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो प्रोस्पेक्टस है उसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको इसरो के महत्वपूर्ण मिशन बताए थे, गगनयान मिशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना। 2022 से इसकी कार्यशाला शुरू हो चुकी है और 2022 से यानी प्रथम रोबोटिक्स मिशन, दो रोबोटिक्स मिशन होंगे, जिसमें जैसे कि आपको पता है व्योम मित्र है, उनको भेजा जा रहा है। व्योम मित्र एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो जैसे मनुष्य के सदृश दिखता है और मनुष्य के सदृश तापमान को सह सकता है। तो उनको भेजा जाएगा। दो मिशन होंगे जो जीएसएलवी के पुनर्प्रयोज्य वाहन है, जीएसएलवी का, जो दोबारा प्रयोग किया जा सके, यानी इसको भेजा जाए और दोबारा ला के पृथ्वी पर वापस से कैप्सूल को सुरक्षित लाया जा सके। उस वाहन का प्रयोग किया जाएगा जो जीएसएलवी MK3 है, RLV है वो। तो उसका प्रयोग किया जाएगा, उससे गगनयान मिशन को भेजा जाएगा और 2030 तक भारत का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो ये इसरो की महान उपलब्धि है। इसके लिए इसरो के लिए तालियां होना बहुत जरूरी है, तालियां बजानी होगी आपको। और इसके बारे में हमने पहले काफ़ी क्लास, यानी काफ़ी अच्छी क्लास कर चुके हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप इसको क्लास को आगे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। गगनयान मिशन पे मैंने पूरी क्लास डाल दी है। ये व्योम मित्र के बारे में बताया है, कैसे ये अंतरिक्ष में जाके कार्य करेगा, वहाँ पे नमूनों का अध्ययन करेगा और वहाँ पे जो क्रिया प्रक्रिया है उन सब का अध्ययन करेगा। जो व्योम मित्र है एक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला 2022 में ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, जो मानव मिशन से पहले, यानी 3 मानव मिशनों से पहले, जो 3 मानवों के मिशन जाएंगे उनसे पहले व्योम मित्र भेजा जाएगा, जो वहाँ पर पूर्ण जानकारी देगा। एक जो कि मानव का जीवन है, धड़कन है, या फिर मानव की जो तापमान की दशाएं हैं, तो वो सब कुछ इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाली जाएंगी। जो धड़कन है या फिर तापमान को सहने की क्षमता है, वो सब कुछ इसके अंदर देखा जाएगा। ये हमें वहां से अवगत कराएगा कैसे जीवन है वहां पर। तो ये 300 किलोमीटर दूर, यानी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि हर जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो 400 किलोमीटर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जो अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं उनको स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा होने वाला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें जिसको गगनयान नाम दिया है। अब इसी श्रृंखला हमने चंद्रयान 2 की बात की थी, जिसमें चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम, जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, इसकी भी बात की थी हमने। ऑर्बिटर जो कि चंद्रमा की सतह पर अवलोकन करेगा, इन चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑर्बिटर को स्थापित किया गया है। और जो ऑर्बिटर है चंद्रमा की चारों तरफ की कक्षा का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की चारों तरफ अध्ययन करेगा। और लैंडर है जो विक्रम है, वो जैसे कि चंद्रमा कक्षा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो लैंडर है जो चंद्रमा कक्षा पर लैंडिंग करने के बाद में उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलता। और AIN कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तहत 6 पहिए हैं इसके अंदर, उन पहियों में अशोक चिन्ह है। उस अशोक चिन्ह को चंद्रमा पर जैव हस्ताक्षर के रूप में चंद्रमा पर भारतीय अशोक चिन्ह के जो प्रमाण है, यानी कि जो जब जो रोवर प्रज्ञान है जब चलता है तो उसमें अशोक चिन्ह के द्वारा चंद्रमा की सतह पर चिन्ह बना दिए जाते हैं। तो ये भारत के जैव हस्ताक्षर होते हैं, इसको जैव हस्ताक्षर नाम दिया है। प्रक्षेपण यान GSLV MK3 M1 का प्रयोग किया गया। और चंद्रयान मिशन की अगर बात करें तो ये प्रथम अंतरिक्ष मिशन था, भारत का प्रथम अंतरिक्ष मिशन, जो चंद्रमा के दक्षिणतम ध्रुव में भेजा जा रहा था। चंद्रमा के दक्षिणतम ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत प्रथम देश बन जाता। अगर ये मिशन पूर्णतः सफलतापूर्वक भेजा जाता तो भारत पहला देश बन जाता। अब जैसे तियांगिंग 1, यांचांग 1 जो चीन का है, वो भेजने का प्रयास कर रहा है, वो भी दक्षिणतम हिस्से में भेजेगा। इससे पहले भी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, इसके बाद भारत है जो लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है, जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है, पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, दुखद बात है। तो फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य ये थे कि चंद्रमा पर एक नया युग की शुरुआत, यानी एक नए युग को प्रोत्साहन मिलता अन्वेषण के द्वारा। यानी वहाँ पे अपन अन्वेषण कर लेते। अन्वेषण करने के बाद में हम चंद्रमा की सतह पर कैसे जीवन यापन है, कैसी वायुमंडलीय दशाएं हैं, क्या क्या वहाँ पर प्रक्रिया है, वायुमंडल में कैसे दशाएं हैं, या फिर वहाँ के नमूने, वहाँ पे खनिज सामग्री है, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है हमें।
और चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक है, उनका उद्देश्य क्या था? बेहतर जानकारी प्रदान करना, हम सभी को अनुसंधान के द्वारा वहाँ पर खोज करना और वहाँ पे विशिष्ट अणुओं की खोज करना। अब आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे क्रेटर्स है चंद्रमा के दक्षिणतम हिस्से में, वहाँ के गड्ढे, वहाँ के निम्न तापमान की दशाएं, वहाँ पर जीवाश्म साक्ष्य, वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और विभिन्न साक्ष्य विद्यमान है, उन सभी संसाधनों की खोज करना, रिसोर्स जितने भी हैं वहाँ पे सभी रिसोर्स की खोज करना और भावी अंतरिक्ष अन्वेषण है उनके लिए एक प्लान तैयार करना, ये सभी विषय वस्तु रहती। और चंद्रयान 1 से संबंधित भारत ने जो चंद्रयान 1 है, जो 2009 में भारत ने PSLV-C41 के द्वारा भेजा गया था। जीएसएलवी भी हमारे जो सैटेलाइट है जीएसएलवी की तरह कार्य करता है, पर ये हमारा छोटा है, जीएसएलवी का छोटा भाई है, जो काफी सारे अंतरिक्ष मिशन है या फिर जो संचार उपग्रह उनको भेजता है। तो इसमें भी एक्सेल है जो काफी बड़े उपग्रह है, जो काफी कम दूरी तक कार्य करता है। जो कम वजन के उपग्रह हैं वो काफी दूरी तक ले जा सकता है पीएसएलवी, तो उसके बारे में कभी आगे बात करेंगे हम। जो चंद्रयान 1 है उसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के निकट एवं दूरस्थ दृश्यों का त्रिआयामी चित्रण करना, एटलस करना, उनके एटलस तैयार करना, उसके रासायनिक खनिज संगठन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना, ये चंद्रयान 1 के प्रमुख उद्देश्य थे। और चंद्रयान 2 है, वो चंद्रयान 1 है, उन्होंने वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर जल की और हाइड्रोक्सिल जो गैस है उसका पता लगाया है और ध्रुवीय क्षेत्रों में निकट प्रचुर मात्रा में जल की विद्यमानता का पता लगाया है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रयान 1 ने वहाँ पर जल के कुछ अणु हैं उनकी खोज की है। मैग्मा ओशन हाइपोथीसिस, ये जो मैग्मा है महासागर की परिकल्पना की पुष्टि की है वहाँ पर। न्यू स्पिनेल रिच को रॉक है, जो रॉक यानी चट्टान, उसकी खोज की है। तो काफी सारे प्रोस्पेक्ट है जिसमें उसने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम की उपस्थिति के संकेत दिए हैं चंद्रमा की सतह पर। और चंद्रयान 3 है जो प्रोसेस में है, जो आपको जैसे पता है लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, जो सॉफ्ट लैंडिंग न करने की वजह से यानी हार्ड लैंडिंग होने की वजह से जो लैंडर विक्रम है वो क्रैश हो चुका था, यानी कि विध्वस्त हो चुका था, यानी कि उससे संपर्क नहीं बन पाया पृथ्वी से। और अभी भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है पर वो संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो चंद्रयान 3 जो कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जो मिट्टी के साक्ष्य लेगा वो दोबारा भेजने की प्रयास किए जाए, पुनः सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास किए जाएंगे। जो कि चंद्रमा के चंद्रयान 2 है उसी का ये पार्ट है जो कार्य नहीं कर सका। तो चंद्रयान 2 जो दक्षिणी ध्रुव पर भारत प्रयास कर रहा है वो आगे प्रयास चलते रहेंगे, जो चंद्रयान 3 के तौर पर इसको देखा जा रहा है, एंड चंद्रयान 3 भेजा जाएगा। दोस्तों ये रही चंद्रयान के बारे में बात। अब इसमें मिशन मोड में जो ऑर्बिटर पेलोड है इसके अंदर जो चंद्रयान 2 है इसमें स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए हैं, मॉनिटर लगे हुए हैं, सोलर एक्सरे मॉनिटर लगे हुए हैं इसके अंदर। ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए हैं, जो कैमरा है वो वहाँ पे जो ऑर्बिटर है, जो मैंने जैसे बताया आपको, ऑर्बिटर चंद्रमा की 100 किलोमीटर दूरी पर, 100 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा की सतह की यानी हाई रेजोल्यूशन स्पीड से कैमरा लगा हुआ है, जो वहाँ पर इमेज लेगा, वहाँ की फोटो लेगा, वहाँ के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और वो हमें पृथ्वी तक वापस भेजेगा। डुअल फ्रिक्वेंसी एल एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार लगे हुए हैं, इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम लगे हुए हैं जो कि काफी दूर से हाई क्वालिटी की फोटो ले सकें। चंद्रयान 2 है, इसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोजर लगे हुए हैं और डुअल फ्रिक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सप्लोरमेंट जो कि इसमें लगे हुए हैं। साथ में विक्रम पेलोड था जो कार्य नहीं कर सका, उसके अंदर भी चंद्रमा के सरफेस पर विक्रम पेलोड सॉफ्ट लैंडिंग करता, उसके बाद में उसमें प्रज्ञान जो कि रोवर है वो बाहर निकलता और अप्रत्यक्ष रूप से वहां से क्या नाम मिट्टी के साक्ष्य लेता। अब ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दी है, आप इनको दोबारा से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम मेन जो इशू है, मेन जो प्रोस्पेक्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग, उसका अध्ययन करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग है वो सुपर कंप्यूटर का एक तरीके से आप समझिए बड़ा भाई है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जिस स्पीड से गणना करता है उससे कहीं अधिक गणना क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा की जा सकती है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसके लाभ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और उसे अभी जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है आपको पता होगा, उसको अब के बजट में यानी कि हाल के बजट जो न्यू बजट है उसमें इसकी चर्चा की गई है और इसके लिए काफ़ी सारा वित्त पोषित किया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है जो आने वाले भविष्य की आवश्यकता होगी, इसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। तो अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे।
आपसे पहले कक्षा में 5G टेक्नोलॉजी है और क्या नाम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब की बात मैं कर चुका हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं हम। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर का बड़ा भाई क्वांटम कंप्यूटिंग ही है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि जरूरत पड़ने का मुख्य लक्ष्य था कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो व्यवहार बदलने में सक्षम है। ये बहुत जल्द गणना करने में सक्षम है और व्यवहार बदलने में बहुत जल्द सक्षम है, और कार्य प्रणाली है उसको बदल कर आगे जो कार्य है उसको बड़ी स्पीड से कार्य कर सकता है, यानी कि 0 से 1 बिट्स। जहाँ सुपर कंप्यूटर है जो कार्य को जिस स्पीड से करता है उससे कई गुना यानी कई हजार गुना क्वांटम कंप्यूटिंग उस कार्य को कर सकता है। यानी कि एक तरह से सुपर कंप्यूटर का बड़ा भाई है। आपको ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में जो करंट व्यू है जो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जैसे कि क्वांटम सुपरमेसी। अब क्वांटम सुपरमेसी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम देखेंगे कि क्वांटम सुपरमेसी एक जब एक क्वांटम कंप्यूटर सामान्य डिजिटल कंप्यूटर से कहीं तेजी से किसी प्रोसेस को हल कर सके, किसी प्रोसेस की गणना कर सके, वो क्वांटम सुपरमेसी है। अभी जैसे कि करंट में आप पढ़ रहे होंगे या फिर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, क्वांटम सुपरमेसी की गणना का दावा गूगल ने कर दिया है। गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि हमने क्वांटम सुपरमेसी प्राप्त कर ली है। यानी कि क्वांटम सुपरमेसी, जैसे कि आपको पता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर सामान्य डिजिटल कंप्यूटर से कहीं तेजी से गणना कर सकता है, वो गणना गूगल ने प्राप्त कर ली है। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो सुर्खियों में है, तो सरकार ने सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अभी वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। ये जो मिशन है इसको नाम दिया गया है। अब क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग जो किन सिद्धांतों पर कार्य करता है और इस कौन सी प्रौद्योगिकी है जो इन पर केंद्रित है, तो वो सब के बारे में जानकारी करेंगे। आपको मेन जो याद रखना है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स जो कि 1 से 0 की मद होती है, जो कि सुपरसोनिक स्थिति में बने रहने में समर्थ है, सुपर पोजिशन या सुपरसोनिक गति से गणना करने में समर्थन है। क्वांटम कंप्यूटिंग है जो क्यूबिट्स वस्तु, परमाणु, आयनों, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से नियंत्रित करता है। आप इसको एक वीडियो है इसके माध्यम से आप बखूबी समझेंगे, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज आज हर टेक्नोलॉजी में है। यहाँ तक कि यानी कि आज जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर है, सभी क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग यानी क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम फिजिक्स टेक्नोलॉजी से बने हैं। तो आज जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो क्या नाम है कार टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रोबोट्स टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग का अहम योगदान होता है। आज जो क्वांटम कंप्यूटिंग की स्थिति बनी है वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग के तौर पर महत्वपूर्ण बनती हुई जा रही है। आप इस वीडियो को देखिए। गंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी खोज भले ही कर ली गई हो, लेकिन उसे समझना और समझ पाना अभी तक आसान नहीं हुआ है। ऐसा ही एक फील्ड ऑफ कंफ्यूजन है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में होता है और ब्रह्मांड में भी लगातार इसका उपयोग होता रहता है, लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना अभी तक काफी मुश्किल ही समझा जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिवर्स के इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी जिसे देखने के बाद आपके लिए क्वांटम फिजिक्स एक अनसॉल्व गुत्थी नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं शताब्दी का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत था। इसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई। 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके ये परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इस हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया और इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके ही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, अब जानते हैं क्वांटा क्या है।
मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है और केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला था -E=hv, जहां h प्लांक नियतांक तथा v आवृत्ति है। क्वांटम फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज होती है? हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का हाथ होता है। जिस टोस्टर पे आप ब्रेड सेकते हैं वो क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही बन पाया है। पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड आप जैसे देख रहे हैं, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आज आप यूज कर रहे हैं उसमें क्वांटम फिजिक्स का या क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से यूज है। आप इसको ध्यान से देखिए। क्वांटम फिजिक्स पर ही बेस्ड है। यानी अगर क्वांटम फिजिक्स की खोज ना होती और साइंटिस्ट ने इसे समझा ना होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होते। मोबाइल फोन भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप और लेजर भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही हमारे पास हैं। डिजिटल कैमरा और लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी भी क्वांटम फिजिक्स से ही रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। आज की जरूरत बन चुके जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स ने ही इजाद किया है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन एमआरआई भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत ही पॉसिबल हो पाई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। इतने सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के पीछे क्वांटम फिजिक्स है। ये जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्वांटम फिजिक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ड्यूअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ पार्टिकल के रूप में रहते हैं, कुछ गुण पार्टिकल्स के होते हैं, रूप में दिखाई देती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फिजिक्स या संभावना यानी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। जैसे कि आपको पता लग गया क्वांटम फिजिक्स का क्या योगदान है। क्वांटम टेक्नोलॉजी है। अब इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जो क्वांटम फिजिक्स का इसमें उपयोग किया है, तो ये क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है। इस पर विकसित करने का प्रमुख प्रयास किया गया है। ये क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स पर आधारित होती हैं। और इसके अनुप्रयोग क्या है? जैसे कि क्वांटम बिट्स आपको पता है, जैसे परमाणु, आयनों, फोटोन, इलेक्ट्रॉन संबंधित सभी चीजों से नियंत्रित, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था वीडियो में, कि कैसे फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कंप्यूटर प्रोसेस, मेमोरी प्रोसेस, इन सभी को कार्य करने में समर्थ बनाता है। और इसके अनुप्रयोग, जैसे कि अभी आपने देखा अनुप्रयोग इसके, जैसे कि इसके अनुप्रयोग विज्ञान, जीवन की सुरक्षा करना, औषधियों में प्रयोग, रोगों के शीघ्र निदान हेतु, मशीन लर्निंग प्रणाली का उपयोग करने हेतु, अधिक कुशल उपकरणों को बनाने हेतु, और सेवानिवृत्ति के पश्चात बेहतर जीवन यापन करने हेतु, वित्तीय रणनीतिक स्थिति हेतु, एल्गोरिदम जो कंप्यूटर कार्य से करता है, जब कंप्यूटर की गणना तीव्र गति जिसमें होती है वो एल्गोरिदम की सहायता से ही की जा सकती है। एम्बुलेंस जैसे संसाधनों को त्वरित निर्देशन देने हेतु क्वांटम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि आज जरूरत बन चुकी है हर विश्व में, हर देश की, क्योंकि आज होने वाला आगे जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख कार्य है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा ही होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे कि आप देख लो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अभी तक भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग उपलब्ध नहीं है। 2018 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर अनुसंधान चल रहे हैं। क्वांटम इन वेल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर बनाम क्लासिकल कंप्यूटर। तो क्लासिकल कंप्यूटर एक बाइनरी प्रारूप है जो क्या करता है कि सूचनाओं को संसाधित करता है। उन्हें बिट्स कहा जाता है। ये सूचनाओं को संसाधित छोटे से प्रोसेस करता है, उन्हें बिट्स कहा जाता है। बिट्स या तो 0 या 1 में प्रदर्शित हो सकती हैं। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स अथवा क्यूबिट्स नामक लॉजिकल यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। क्वांटम अवस्था में रखा जाता है इन सबको, यानी कि 0 से 1 दोनों उनके सह संबंधियों को दर्शाना क्वांटम या क्वांटम बिट्स है। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट्स परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, जो बिट्स होते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, 0 से 1 कहीं पे वो मध्य में, यानी कि क्रियाविधि, यानी कि जो क्रियाविधि करने की है वो स्वतंत्र होती है इनकी, यानी कि व्यवहार बदलने में सक्षम होते हैं। तो वो ही बात हो रही है कि इसमें व्यवहार बदलने में सक्षम है। नहीं, बहुत जल्दी सुपर कंप्यूटर व्यवहार बदलने में सक्षम नहीं है, व्यवहार के अनुसार वो यानी कि अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। ये जैसा व्यवहार होगा उसके आधार पर, जैसा इंसान सोच रहा होगा मस्तिष्क में, उसके आधार पर ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक क्यूबिट्स की स्थिति सिस्टम के अन्य क्यूबिट्स की अवस्था को प्रभावित करती है। ये आपको परिणामों में जैसे कि पता लग जाएगा धीरे धीरे। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि सॉरी,
हाँ, आगे देखिए, ये हैक की प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको मिशन के बारे में। हाँ, आगे चलते हैं NMQTA मिशन के बारे में। अब ये जैसे कि नेशनल मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करें। मिशन के लिए फोकस क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे इसमें? तो फोकस क्षेत्र रहेंगे इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में, रूपांतरित प्रौद्योगिकी, अगली पीढ़ी के लिए मानव और अवसंरचनात्मक संसाधन और नवाचार और स्टार्टअप्स। इन जो मिशन होंगे इनमें फोकस क्षेत्र रहेंगे इसमें। तो इन क्षेत्रों में अधिक फोकस किया जाएगा और इससे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लाभान्वित होंगे, जिसमें एरो स्पेस इंजीनियरिंग, जैसे कि हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी है उसमें, यानी कि हेलीकॉप्टर को जो प्रोसेस होता है, जब हेलीकॉप्टर आगे स्पीड से चलता है, उसमें नीचे ऊपर होने की क्रियाविधि है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से होती है। काफ़ी सारे प्रोसेस है, यानी हेलीकॉप्टर की क्रियाविधि, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे हो जाता है तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है और वो नीचे आके सरफेस पे टकराएगा, जिससे वो क्रैश हो सकता है। तो वो सभी टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। और साथ में न्यूमेरिकल मौसम पूर्वानुमान, सिमुलेशन, संचार और वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण टेक्नोलॉजी में, स्वास्थ्य में, कृषि में, शिक्षा में, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी का, क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग नहीं हो। इसमें उच्च कौशल युक्त नौकरियाँ, मानव संसाधन विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। और साथ में स्टार्टअप, उद्यमिता सृजन, ऐसे कार्य है, उन सभी में समृद्धि करेगा, उनमें वृद्धि करेगा, उनके लिए संवाहक बनेगा, उनके लिए वाहक बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब प्रकाशित हालिया शोध में बताया कि उसने क्वांटम सुप्रीमेसी प्राप्त कर ली है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किसी भी पारंपरिक कंप्यूटर के माध्यम से संपादित नहीं किया जा सकता। तो क्वांटम सुप्रीमेसी है जो एक डिजिटल कंप्यूटर है जो इस कार्य को कर सकता है, वो क्वांटम कंप्यूटर है उसी के द्वारा किया जा सकता है। तो गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी प्राप्त कर ली है। और साइकेमोर नामक एक गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया है। उसने भी बोला है कई तौर पर हमने भी निश्चित गणना करके क्वांटम सुप्रीमेसी प्राप्त कर ली है। अब आगे जो टॉपिक होगा वो एज कंप्यूटिंग का होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है इसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टस बनाया है, तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने पे हमें जो जज्बा मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला जज्बा होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।